हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, उसका पार्ट 1 है ये। और ये जो पीडीएफ बनाई गई है ये उत्तराखंड टॉपर्स के द्वारा जो है ये पीडीएफ बनाई गई है। उत्तराखंड टॉपर्स आपका ये एक वो है फोरम फॉर कंपटीशन, उसकी पीडीएफ से हम जो परीक्षा वाणी के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, थ्योरी आप सभी ने पढ़ ली होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को, इसमें आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ पर कोई डाउट रहेगा तो उसमें एक व्याख्या, एक पूरा डिटेल की तरह उस क्वेश्चंस को बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। मतलब उत्तराखंड जो राज्य है, कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जो उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से मतलब जब उत्तर प्रदेश डिवाइड हुआ तब उत्तरांचल राज्य बना, और ये 9 नवंबर 2000 को बना। और कितने जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के यह बनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13। तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें डिटेल है आपकी। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के ये 27वां राज्य था, और हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। अगर भारतीय गणतंत्र की बात करें तो 27वां था, और हिमालय राज्यों की बात करें तो 11वां था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ये भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गठनोपरांत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया। उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, उसके बाद कुछ राज्य चिन्ह हैं हमारे। ठीक है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, राज्य पुष्प है। तो जो प्रतीक चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह है हमारा, जो उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह है ना, तो इन सब का निर्धारण किस वर्ष किया गया। प्रतीक चिन्ह तो वो है जो गोलाकार मुद्रा में आपका 3 हिमालय हैं, उसके नीचे से गंगा की लहरें, ये जो प्रतीक चिन्ह है उसका निर्धारण कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001 में। तो 2001 में प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य चिन्ह के विषय में सही नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है, राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। तो ये आपका सही है, ऐसा है प्रतीक में। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, राज्य चिन्ह में अंकित 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला के नीचे गंगा की 3 लहरों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। राज्य चिन्ह के बीच में स्थित जो चोटी है वो दोनों जो चोटियां हैं, और मध्य में अशोक का लाट है। मतलब जो बीच की जो चोटी है वो ऊंची है, उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका ये आपका ये गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुंडकोपनिषद है वो अशोक की लाट के नीचे है। ठीक है,
है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया जो वाक्य है सत्यमेव जयते, वो क्या है आपका अशोक की लाट के नीचे है। और जो आपकी जो बीच वाली जो चोटी है, 3 चोटियाँ उस प्रतीक में दर्शाई गई हैं, उसमें जो बीच वाली चोटी है वो उन दोनों से ऊंची है, ठीक है, और मध्य में अशोक की लाट है। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला राज्य पुष्प ब्रह्म कमल जो है वो कितनी ऊंचाई तक मिलता है। जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला राज्य पुष्प कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही क्लियर हुआ। राज्य पुष्प हो गया हमारा ब्रह्म कमल, वो कितनी ऊंचाई तक मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4800 से 6000 मीटर। अब इसकी थोड़ी सी आप व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है। मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। यह एस्टेरसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब वेलेटा है, ठीक है। तो किस कुल का पौधा है, एस्टेरसी, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अब वेलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है। जो ब्रह्म कमल है महाभारत के वन पर्व में उसे क्या कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौगंधित पुष्प। तो इसे क्या कहा गया है, आपका ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं, और जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो वहाँ पर 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो वैज्ञानिक नाम है ब्रह्म कमल का वो सोसूरिया अब वेलेटा है, ठीक है। स्थानीय जो नाम है जहाँ पर वो पाया जाता है उसे हम कौल पदम के नाम से जानते हैं। महाभारत में इसे सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई होती है, कितनी ऊंचाई होती है ब्रह्म कमल के पौधे की, 60 to 70 सेंटीमीटर, 70 to 80 सेंटीमीटर, 80 to 90 सेंटीमीटर, 90 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70 to 80 मीटर। तो इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या फिर देख लेते हैं। ब्रह्म कमल के पौधे की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 मीटर होती है, 80 सेंटीमीटर, सॉरी बार बार मीटर मुंह से निकल रहा है ये, 70 to 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक का जो माह है, जो 3 माह होता है, इसी में इसके फूल खिलते हैं ब्रह्म कमल के। इसके पुष्पों का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, राज्य में पाई जाने वाली इपेलस, एस्केल्ट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस आदि किसकी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं। तो ये किसकी प्रजातियां हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य पक्षी मोनाल की ये सभी प्रजातियां हैं, ठीक है। अब मोनाल के बारे में थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं मोनाल की। हिमालय का मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी जो है घोषित किया गया है। जो मोनाल है वो हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है, और उसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। 2500 से 5000 मीटर तक यह पक्षी पाया जाता है। मतलब कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 2500 से लेके 5000 तक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लोफोफोरस है, लोफोफोरस इम्पीजेंस,
ठीक है। नेपाल का यह राष्ट्रीय पक्षी है, इसे नेपाल ने अपना राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोनाल तथा डाफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल जो है आपका वो मादा पक्षी है और जो डफिया है वो नर पक्षी है। और जो मोनाल का जो प्रिय आहार है वो आलू है। फिर है, यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देता है। वर्तमान में हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी जुजू हिमाचल प्रदेश का जुजू राना है। ठीक है, वर्तमान में जो हिमालय प्रदेश है उसका जो राज्य पक्षी है वो जुजू राना है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी पीडीएफ है ये। देखिए, जो चीज़ हमें पढ़ के याद नहीं होती है वो हमें सुन के ज़्यादा याद हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपका पूरा बहुत अच्छे से उत्तराखंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये परीक्षावाणी है, BS नेगी जी की जो बुक है उसके भी ऑब्जेक्टिव मैं लगवाऊंगा, और एक और PDF मेरे पास में पड़ी हुई है उत्तराखंड की, उसका मैं ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा। हिंदी के मैं ऑब्जेक्टिव 3-4 बुकें हैं मेरे पास में, हिंदी का जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगा देंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी ये। ठीक है, चलिए। राज्य पशु कस्तूरी मृग की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो जो कस्तूरी मृग है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो हमारे जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है, और उसकी राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। चमोली जनपद के कांचुला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो इसके ऑप्शन हैं 1972 को, 1977 को, 1982 को, 1986 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1982 को। यह जो स्थापना की गई वो 1982 को की गई। अब चलिए इसके कुछ डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया। ठीक है, 3600 से 4400 मीटर पे ये पाया जाता है। फिर है, राज्य में इस मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिक नाम जो है मास्कस काइसोगास्टर है, मास्कस काइसोगास्टर। अन्य जो नाम है हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय मस्क डियर। फिर रंग जो होता है इसका भूरा होता है। इस मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण जो अवधि है वो 6 माह होती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है। इससे 3-3 वर्ष के अंतराल में हमें कस्तूरी प्राप्त होती है। देखिए, 3-3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त होती है, 30 से 45 ग्राम एक बार में प्राप्त होती है। मादा जो मृग होती है उसकी गर्भधारण जो क्षमता होती है 6 माह होती है। एक मृग की जो औसत आयु होती है वो 20 वर्ष होती है। रंग भूरा होता है। हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। मास्कस काइसोगास्टर के नाम से इसे जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है, और राज्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। किस वर्ष तात्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको याद भी होगा। 1972 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। चलिए
इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। सरकार द्वारा 1972 से इसके संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1977 में मरड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो वर्तमान बागेश्वर में की गई है। 1986 में पिथौरागढ़ के अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना चमोली जनपद में की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो आपकी सिंगल लाइनर है ना उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है, उसकी भी चीज़ें यहाँ पर पूरी क्लियर करके दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सफ़ेद रंग के बुरांश कितने फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है 1500 फीट, ऑप्शन नंबर बी है 4000 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 7000 फीट और ऑप्शन नंबर डी है 11000 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम जो है 11000 फीट। ठीक है, 11000 फीट पर जो सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ इसका क्या है सॉल्यूशन है, कुछ और इसकी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। वैज्ञानिक नाम जो है बुरांश का वो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। यह एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। फर्स्ट कंडीशन। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांश का रंग चटक लाल होता है। अगर 1500 से 4000 मीटर पे है तो वो चटक लाल होगा। बुरांश पर फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल रहता है। ठीक है, समझ गए इतना? जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी इसका जो लाल रंग है वो हल्का होता होता चला जाएगा और 11000 मीटर पर जब ये पहुंचेगा तो इसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुरांश के अवैध कटान के कारण किस वर्ष इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1974 में। तो इसके संरक्षित घोषित इसे जब किया गया वो था 1974 में बुरांश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश के अन्य राज्यों की तरह भी उत्तराखंड राज्य का शासन प्रशासन संविधान के किस भाग के अनुरूप संचालित होता है? तो संविधान के किस भाग के अनुरूप जो उत्तराखंड राज्य है उसका शासन प्रशासन अनुरूप संचालित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 6। चलिए थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। देश के अन्य राज्यों के तहत उत्तराखंड का भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। मतलब ठीक है, जो राज्य का जो गठन है, राज्य की जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है उत्तराखंड राज्य का शासन प्रशासन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? तो किसके निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के निहित होती है। कुछ व्याख्या जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे हम राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलपति और राज्य का प्रथम जो नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और वह उसे इच्छा प्रयत्न पद से धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला और वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है। ठीक है, वर्तमान में कौन है?
ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है वर्तमान में। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये राज्यपाल की व्याख्या है। ठीक है, गुरमीत सिंह जी हैं वर्तमान में जो राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य कार्यपालिका वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद अनुसूचित 3 के अनुसार, जो अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल उसे उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी ये कथन हैं वो सही हैं। 164 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाएगा अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, जो वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष देहरादून को एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1817। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1817 में देहरादून को एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया है। अब चलिए थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमायूं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमायूं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमायूं का एक परगना बनाया गया। ठीक है, 1817 में देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की स्वतंत्रता तक कुमायूं मंडल में कितने जिले और रियासतें थी। भारत की स्वतंत्रता तक जो कुमायूं मंडल में कितने जिले और रियासतें थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जिले और 1 रियासत थी। अब कौन कौन से जिले थे, कौन सी रियासत थी, चलिए जान लेते हैं। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन हुआ 1840 में। 1855 में नैनीताल को कुमायूं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1891 में कुमायूं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। यही स्थिति स्वतंत्रता तक बनी रही, अर्थात स्वतंत्रता तक कुमायूं मंडल में 3 जिले और पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा 1 रियासत थी, टिहरी रियासत। ठीक है, उस टाइम पूरा जो है कुमायूं मंडल था ये, उसमें पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल थे और 1 रियासत थी जिसे हम टिहरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मसूरी, चकराता और देहरादून को छोड़ पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमायूं मंडल में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1960 तक। 1960 तक मसूरी, चकराता और जो देहरादून को छोड़कर जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र था वो कुमायूं मंडल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस जनपद का गठन 1960 में नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि 3 जनपद का गठन जो है 1960 में हुआ। किसका नहीं हुआ, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का गठन 1960 में नहीं हुआ। चलिए 1960 में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल से उत्तरकाशी अलग हुआ, पौड़ी जनपद से चमोली और अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ अलग हुआ, ना कि उस टाइम अल्मोड़ा का गठन हुआ। जबकि अल्मोड़ा और नैनीताल जो जनपद हैं वो 1891 में गठित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 1975 में गढ़वाल मंडल में सम्मिलित होने से पहले देहरादून किस मंडल में था। तो किस मंडल में था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ मंडल। तो 1975 से पहले गढ़वाल मंडल में सम्मिलित होने से पहले जो देहरादून था वो मेरठ मंडल में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। जो सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं उन्हें मुख्य सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000 में। तो सन 2000 में हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। इसकी कुछ व्याख्या है। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का सृजन हुआ। राज्य गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है जनपद एवं उनके स्थापना। चंपावत 15 सितंबर 1997, रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997, उधम सिंह नगर 24 दिसंबर 1995, बागेश्वर 18 सितंबर 1997। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका गलत है। उधम सिंह नगर जो है 24 दिसंबर 1995 को नहीं बना था। ठीक है, बाकी सब ये 1997 में बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ, उधम सिंह नगर का गठन जनपद के रूप में 26 दिसंबर 1995 को हुआ, ना कि 24 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई जो कि वर्तमान के राज्य में लगभग 61% भाग पर लागू है? तो किस वर्ष लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1874। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजी शासन काल में कुमायूं में कितने परगने तथा पट्टियाँ मतलब पटवारी क्षेत्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी। ठीक है, या पटवारी क्षेत्र थे। अब देखिए इसका छोटी सी व्याख्या। अंग्रेजी शासनकाल में कुमायूं में 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी, जबकि गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी थी? तो राज्य गठन से पूर्व राज्य में तहसीलों की जो संख्या थी, इसका ऑप्शन आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, 49। उस टाइम पे आपकी 49 तहसीलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका कुछ व्याख्या है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमायूं मंडल। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं। ठीक है, और कुमायूं मंडल में आपके 6 जिले हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं, जो वर्तमान में 13 हैं। राज्य गठन से पूर्व राज्य में केवल 49 तहसीलें थीं। एक साथ 29 तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा के चुनाव से पूर्व किया गया। वर्तमान में राज्य में जो तहसीलें हैं, उप जिलों की जो संख्या है वो 110 है। वर्तमान में उप तहसीलों की संख्या 18 है। सर्वाधिक जो है वो पिथौरागढ़ में है 13, सबसे कम रुद्रप्रयाग व हरिद्वार में है 4। वर्तमान में राज्य में जो ब्लॉक है वो 95 है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, महाधिवक्ता नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। नोट, महाधिवक्ता विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है।
महाधिवक्ता सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता जो थे वो मेहरबान सिंह नेगी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम कितने हो सकते हैं आपके? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 60 एवं 500। जो विधानसभा है वो मिनिमम आपके 60 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके 500 हो सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन है। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत वयस्क मताधिकारों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। इसी अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी? जो विधान परिषद है उसकी कितनी सीटें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। जो विधान परिषद की सीटें थी राज्य गठन से पूर्व वो 9 थी। कुछ व्याख्या है। गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 सीटें थी और जो विधान परिषद थी उसकी 9 सीटें थीं। गठनोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा की जो सीटों की संख्या हुई वो 70 हो गई। फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? जो आरक्षित नहीं है, अनारक्षित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 55। 55 जो है आपकी वो अनारक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें अनारक्षित हैं, अर्थात 15 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति हेतु सर्वाधिक आरक्षित सीटें जो हैं वो हरिद्वार जनपद में है 3, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित जो सीटें हैं वो 2 हैं, चकराता और नानक मत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से किया गया था? तो कितने विधायकों से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 विधायकों से राज्य में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, 22 सदस्य विधानसभा से और 8 सदस्य जो थे विधान परिषद से अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। ठीक है, अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया या किसकी सरकार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाजपा। 9 नवंबर 2000 को जब राजनीतिक दल का जो बहुमत हुआ उसमें किसकी सरकार बनी आपकी? अंतिम जो सरकार का गठन हुआ वो भाजपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका कुछ व्याख्या है। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी और मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी को बनाया गया। नोट में क्या है, अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट तथा 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा का जो अध्यक्ष थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए वो प्रकाश पंत थे। प्रथम विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है,
कांग्रेस सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2002, 2 मार्च 2002, 15 मार्च 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मार्च 2002 को। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुए। मतदान का प्रतिशत 54.34% था। पर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है। प्रथम विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो 4 था, 2 कांग्रेस की थी, 2 भाजपा की थी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो अध्यक्ष थे निर्वाचन अब वो यशपाल आर्या थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब? 14 फरवरी 2002 को हुआ। दूसरा निर्वाचन विधानसभा चुनाव 21 फरवरी 2007 को। तीसरा 30 जनवरी 2012 को। और चौथा 15 जनवरी 2017 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी 2017 को नहीं हुआ। फोर्थ, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। चौथा जो निर्वाचन विधानसभा जो चुनाव है वो 15 फरवरी 2017 में संपन्न हुआ। ठीक है। मतदान का जो प्रतिशत था प्रथम में 54.34 था, जिसमें 4 महिलाएं थी। द्वितीय में 63.96 था, 4 महिलाएं थी। तृतीय में 67.70 था, सर्वाधिक मतदान था इसमें। ठीक है, 5 महिलाएं थीं। और चतुर्थ में 65.64 था, 5 महिलाएं थी। वर्तमान में 7 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड में 27 मार्च से 11 मई 2016 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा? तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में वर्तमान समय में कितनी संसदीय सीटें हैं? संसदीय सीटों की बात कर रहा है तो कितनी संसदीय सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। 5 आपकी लोकसभा से हैं और 3 आपकी राज्यसभा से हैं। ठीक है, तो 8 संसदीय सीटें हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्य में 8, 5 लोकसभा और 3 जो हैं राज्यसभा में संसदीय सीटें हैं। लोकसभा जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार में है। अल्मोड़ा जनपद में लोकसभा सीट जो है वो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय और न्यायाधीशों के अधिरक्षण का पूरा अधिकार है। उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सही जो है सारे के सारे जो कथन हैं वो एक्सेप्ट हैं। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। देश का यह 20वां उच्च न्यायालय था। निर्माण करवाया सर सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया गया। कुछ समय के लिए इसे ब्रॉन्सडेल स्कूल था। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे अशोक अभय शंकर देसाई थे। राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार जो थे वो GCM रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया? तो 2001 में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है,
राज्य विधानसभा द्वारा किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया? 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010, 1 नवंबर 2011, 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त में सामान्यतः होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं? तो एक अध्यक्ष होगा और आपके 5 सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो लोकायुक्त है सामान्यतः, है ना, नए कानून के अनुसार लोकायुक्त में सामान्यतः होते हैं एक अध्यक्ष, 5 सदस्य। राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग एवं कदाचार संबंधी एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने के लिए एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो भुवन चंद कंडूरी थे। नए विधेयक अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त की 3 विंग हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा, न्यायिक शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस वर्ष पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2008 में जो पंचायतों में है महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत। जो जिला पंचायत होता है इसका मुख्य सचिव जो है जिला का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह एक निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले के 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य। ये जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 हो सकती है क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, प्रमुख और उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य की जो कड़ी के रूप में कार्य करता है वो क्षेत्र पंचायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। ग्राम पंचायतों के गठन हेतु मैदानी क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी का होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000। ग्राम पंचायत के गठन हेतु मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 लोग होने जरूरी हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर कौन होता है? वो ग्राम पंचायत होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के गठन के हेतु जो जनसंख्या है वो कम से कम 500 होनी चाहिए। मैदानी क्षेत्र में ये जो संख्या है वो 1000 होनी चाहिए और अधिकतम 10,000 होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 और कम से कम 1000 तो हो। ग्राम पंचायत में सदस्यों की कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 से अधिक नहीं हो सकती। जो सदस्य हैं वो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना। पंचायत के 1/5 सदस्यों का सहमत होना और जो जितने भी परिवार हैं उसमें आधे परिवारों का सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। चलिए, कुछ व्याख्या है। एक अथवा एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। एक ग्राम पंचायत होती है एक ही ग्राम सभा। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार को होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो ग्राम प्रधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्याय पंचायतों को कितने रुपए तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 रुपीज़। न्याय जो पंचायतें हैं वो 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जबकि 100 रुपये तक, मतलब जो 500 रुपये की सुनवाई है वहाँ तक अधिकार प्राप्त है और 100 रुपये का जुर्माना कर सकती है, लेकिन जेल नहीं भेज सकती। ग्राम पंचायत के सब अभिलेख होते हैं, कौन होता है, ग्राम प्रधान के पास। जितने भी अभिलेख होते हैं ग्राम पंचायत के वो ग्राम प्रधान के पास होते हैं। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य के वर्तमान कितने जनपदों में नगर निगम स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसने ए दिया है 5, लेकिन अभी जो नगर निगम है वो आपके हो गए हैं 8। ठीक है, चलिए बताएंगे कौन कौन से हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य में नगरीय स्वायत्तता शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। नगरीय स्वायत्त शासन की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत 1916 में हुई। राज्य में नगरीय शासन प्रणाली की शुरुआत संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत 1916 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत में चुनाव होते हैं? ठीक है, तो कौन सी नगर पंचायत है जहाँ पर चुनाव होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनोत्री में चुनाव होते हैं नगर पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 नगर पंचायतें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये मनोनीत पंचायतें हैं। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, ये 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। राज्य में सृजित नया विभाग सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। ठीक है, सही है। तो ये जो विभाग है वो 2011 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मात्र 50 क्वेश्चन नहीं है, इसकी व्याख्या को देखा जाए तो कम से कम हम अब अभी 200 क्वेश्चन से ऊपर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें पूरी परीक्षावाणी जो है आपकी कुछ ही वीडियो में समाप्त हो जाएगी। अच्छा रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट लगता है परीक्षावाणी में कि कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इजी क्वेश्चन ही हमारे गलत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। तुम जो आए